हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 160 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। यही सीरीज का पार्ट 15 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसेस, इसमें 4 तरीके के अलग ट्रेसेस दिए हुए हैं जिनका जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है मेंबर्स का वो अलग अलग है, और पूछा जा रहा है कि जो हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इनमें से किस ट्रेस में हम जब ग्राफिक स्टैटिक्स की हेल्प से फोर्सेस निकालते हैं इन ट्रेस के मेंबर्स में तो हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो ट्रेसेस दिए हैं उनका कुछ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। जो फिंग ट्रेस है इसका कुछ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इस तरह होगा। इसका जो शेप है, ये एक जो मेंबर्स हैं बॉटम एंड लॉन्ग कॉर्ड के अंदर, वो बॉटम और जो अपर कॉर्ड है जो इंक्लाइंड राफ्टर्स दिख रहे हैं आपको, वो डब्ल्यू शेप को रिसेंबल कर रहे हैं। तो ए ट्राइंगुलर ट्रेस वेयर द वेब मेंबर्स आर टेक द फॉर्म ऑफ ए डब्ल्यू, दिस इज कॉल्ड फिंग ट्रेस। ठीक है, द वेब मेंबर्स फॉर्म अ डब्ल्यू टू प्रोवाइड अ हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर विथ गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी। The roof load is transmitted entirely to the structure। ठीक है, जो हो ट्रस है आपका, दिस इज दी हो ट्रस, जिसमें हमारे जो अल्टरनेट वर्टिकल एंड एंगल मेंबर्स होंगे। एक हमारा मेंबर होगा जो एक वर्टिकल मेंबर होगा और उसका अल्टरनेट मेंबर जो होगा वो इंक्लाइंड होगा। द एंगल मेंबर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द सपोर्ट। जो हमारा किंग पोस्ट ट्रस है वो हमारा कुछ इस तरह का होगा। इसमें राफ्टर्स होंगे एंड देयर विल बी वन वर्टिकल मेंबर अबव द बॉटम कार्ड। और जो हमारा वॉरेंट ट्रस है ये कुछ इस तरह का होगा, जिसमें बेसिकली ये सिमेट्री रहेगी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की। ठीक है, ये एंगल्स भी जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप को रिसेंबल कर रहे हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के फॉर्म में भी ये हमारा हो सकता है। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली जो हमारे कॉम्प्लेक्स ट्रेसेस हैं, जो कंपाउंड ट्रेसेस हैं, वहां पर हम जब ग्राफिकल एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं तो वहां पे एक मेथड का हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्रेम। तो जब भी आप ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं ट्रेस में मेंबर्स की फोर्सेस निकालने के लिए, तो करना हमें क्या होगा, जहां पे मोर देन अननोन फोर्सेस जो हैं वो मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, वहां पर आप डायरेक्टली मेथड ऑफ जॉइंट का यूज करके आप फोर्सेस नहीं निकाल सकते। तो हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसमें करते क्या है, इन दिस मेथड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रेसेस आर रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूट मेंबर। जो मेंबर हम रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट मेंबर लगा रहे हैं, और इस तरह अरेंजमेंट कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड ट्रस था वो एक सिंपल ट्रस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम सब्स्टिट्यूट मेंबर लगा रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी चेंज इन दी बार फोर्सेस। जो मेंबर में फोर्सेस जनरेट हो रही हैं ओरिजिनल ट्रसेस में, हमारी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, केवल जो सब्स्टिट्यूट मेंबर के एडजेसेंट मेंबर्स हैं उसमें चेंज हो सकती है। और बाद में जो सब्स्टिट्यूट मेंबर आपने लगाया उसकी वजह से जो बार फोर्सेस में चेंजेस होंगे उसका आपको इफेक्ट कंसीडर करना है। तो जस्ट ये ब्रीफ था। तो जो हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड है, ये हम जब फिंक ट्रस का एनालिसिस करते हैं तब हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पे दो चीजें हैं, एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इसका मतलब ये कि हमारा जो फोर्सेस हैं वो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा एक सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये जो फोर्स सिस्टम दिख रहा है आपको, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फोर्स पॉलीगन है और फनिकुलर पॉलीगन है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो फोर्स पॉलीगन है, दो कंडीशंस आप बेसिकली ध्यान रखिए कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपके
इक्विलिब्रियम में है अगर हमारा फोर्स सिस्टम, तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए फोर्स पॉलीगन जो होगा अगर क्लोज हो रहा है तो इट मींस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इट मींस देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स फॉर द फोर्स सिस्टम। और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए यह जरूरी है कि हमारा फोर्स पॉलीगन एंड फनी पॉलीगन दोनों ही क्लोज हो रहे हों टू एंश्योर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। बस कंडीशन ये है कि हमारी जो फोर्सेस सिस्टम है वो हमारी को प्लानर होनी चाहिए, मींस उनके जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हमारे फोर्स और फनिकुलर पॉलीगन दोनों ही क्लोज होंगे। दे मस्ट क्लोज टू एंश्योर दैट द फोर्स सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हमारा करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, बोथ फोर्स पॉलीगन एंड फनिकुलर पॉलीगन मस्ट क्लोज। इफ अ सेट ऑफ गिवन फोर्सेस आर सच दैट दे आर फ्री वेक्टर्स, जो हमारे फोर्स वेक्टर हैं, एक्चुअली ये फ्री वेक्टर जो हैं कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा जो पॉलीगन है वो क्लोज्ड है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट कपल्स हैं उनकी वो जीरो कब कब हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हमने एक फोर्स सिस्टम लिया जो कि मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। हमने फोर्स सिस्टम एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, एक P1 फोर्स है, एक P2 फोर्स है और एक हमारी P3 फोर्स है। ये एक कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। इसके लिए हम एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इस फोर्स सिस्टम का अगर हम फनिकुलर पॉलीगन बनाते हैं, बिकॉज फनिकुलर पॉलीगन से हम रिजल्टेंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और कहां पर वो एक्ट कर रही है ये निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो हम फोर्स पॉलीगन से, फोर्स डायग्राम से निकाल रहे हैं, वेक्टर डायग्राम से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू क्रिएट ए स्पेस डायग्राम। तो हमने मान लिया ए बी सी, दिस इज द स्पेस। अब देन वी विल ड्रॉ वेक्टर डायग्राम टू सम स्केल। तो हमारा P1 फोर्स कुछ इस तरह आएगा, P1 के पैरेलल, यानी दिस विल बी ए बी, देन BC विल बी P2 पैरेलल टू P2। तो BC हमारा पैरेलल कैसे आएगा, this will like this is parallel to P2 and P3 CD जो होगा वो P3 के पैरेलल होगा and it is in upward direction, तो we will draw like this। और ये टू द स्केल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि they are not closing into a, तो इसका मतलब ये हो गया कि there will be a resultant, और हमारा जो फोर्स सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बिकॉज ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बना रहा है। यहां पर क्लोज्ड पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारा पॉलीगन क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन क्लोजिंग का है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हम फोर्स पॉलीगन लॉ के हिसाब से हमने ड्रॉ किया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। फिर हमने क्या किया, फनिकुलर पॉलीगन बनाने के लिए लाइन ऑफ एक्शंस को एक्सटेंड कर लिया, और सबसे पहला कोई भी पॉइंट हमने लाइन ऑफ एक्शन P1 पे लिया और पहली रे जो ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। AB फोर्स के पैरेलल आप ड्रॉ करोगे, फिर BC के पैरेलल स्पेस A में तो आपने AB के पैरेलल खींचा लाइन, फिर आपने BC के पैरेलल स्पेस B में खींचा। तो यहां पे स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा उस तरह आपको दिखा रहा हूं, दिस इज पैरेलल टू BC। आपको खींचना BC में वो इस तरह आपको दिख रहा है, बट यू शुड ड्रॉ इट पैरेलल टू BC, एंड जो हमारा स्पेस C में है वो CD के पैरेलल आएगा।
ठीक है, और हमारा जो रिजल्टेंट है इसके पैरेलल आप खींचोगे दिस। अब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस रिजल्टेंट जो लगेगा हमारा यहां पर कहीं लगेगा। तो यहां पर हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, और जब इनका लाइन ऑफ एक्शन कुछ सिचुएशन इस तरह की बनेगी कि हमारा जो फनिकुलर पॉलीगन है इसमें आपका जो ये स्पेस था और इसमें जो आपका ये वाली फनिकुलर लाइन स्ट्रिंग आप इनको बोल रहे हो, फनिकुलर पॉलीगन की जो स्ट्रिंग है इनको आप एक्सटेंड करोगे तो दे विल नॉट मीट। ठीक है, और इनका जो डायरेक्शन है ये भी आप देख रहे हो अपोजिट है, तो दे विल फॉर्म अ रिजल्टेंट कपल बिकॉज ये कभी मीट आउट नहीं कर रहे। तो यहां पे जो फोर्स सिस्टम है ये एक रिजल्टेंट कपल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारा पॉलीगन भले ही फोर्स पॉलीगन क्लोज्ड बन रहा हो, फोर्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं, अगर हमारा फोर्स पॉलीगन क्लोज्ड हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये तो जीरो होगा बिकॉज वो हमारा फोर्स डायग्राम क्लोज हो रहा है, फोर्स पॉलीगन क्लोज हो रहा है। बट जो रिजल्टेंट कपल है दिस इज डिपेंडेंट अपॉन कि हमारा जो फनिकुलर पॉलीगन है उसका शेप और उनका जो स्ट्रिंग्स का अलाइनमेंट आएगा वो कैसा आएगा। तो अगर फनिकुलर पॉलीगन में ये जो फोर्सेस हैं हमारी जो लास्ट स्ट्रिंग्स हैं जिनको एक्सटेंड करके आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन निकालो, कभी मीट आउट नहीं करेंगे और आप देख रहे हो कि दे विल फॉर्म अ कपल। ठीक है, तो रिजल्टेंट कपल में नॉट बी जीरो जब तक हमारा फनिकुलर पॉलीगन में इस तरह का अरेंजमेंट अगर होगा तो वो कपल प्रोड्यूस करेंगे, अगर नहीं होगा तो देयर आर चांसेस क्यों नहीं हो कपल। तो यहां पर हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट रिजल्टेंट कपल में नॉट बी जीरो। यहां पे मैंने जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, समराइज भी किया हुआ है कि अगर हमारा फोर्स पॉलीगन एक गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो कि एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है वो क्लोज हो जाता है तो इट मींस कि बॉडी हमारी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है बिकॉज उस पर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर पॉलीगन ऑफ फोर्सेस क्लोज हो जाता है लेकिन जो फर्स्ट और लास्ट साइड है फनिकुलर पॉलीगन की दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर देन द सिस्टम रिड्यूसेस टू अ रिजल्टेंट कपल। ठीक है, यहां देखिए आप यहां पे क्लियर हो रहा है ना कि आपका फोर्स पॉलीगन तो क्लोज हो रहा है बट जो आपकी फर्स्ट और लास्ट साइड है जिसको आप स्ट्रिंग्स बोल रहे हो फनिकुलर पॉलीगन की, ये इस तरह अलाइंड है बिकॉज फोर्स सिस्टम में जो फोर्सेस हैं वो इस तरह अलाइंड है कि वो उनके जो लास्ट स्ट्रिंग्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। अगर हमारा फोर्स पॉलीगन क्लोज नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है और वहां पर हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। So a system of forces in equilibrium graphically the force polygon as well as funicular polygon must close। मतलब कि अगर ग्राफिकल तरीके से सिस्टम ऑफ फोर्सेस को आपको इक्विलिब्रियम में लाना है तो फोर्स पॉलीगन और फनिकुलर पॉलीगन वो क्लोज होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलिट-मोहर डायग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन इन। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि हम जनरली वर्चुअल वर्क मेथड यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए एट वन जॉइंट ऑफ अ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई एक ऐसा ट्रस है कि आपको हर जॉइंट पे आपको डेल्टा एच और डेल्टा वी निकालना है इस मेथड से, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल बिकम सो टीडियस टास्क फॉर एनीवन एंड इट विल इन्वॉल्व वेरी लेंथी कैलकुलेशंस फॉर ऑल द जॉइंट्स। तो हमारे विलिट एंड मोहर स्ट्रक्चरल एनालिस्ट थे, उन्होंने एक ग्राफिकल मेथड डेवलप किया। क्या डेवलप किया कि एक ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला जिसकी हेल्प से एक साथ ही जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे रिजल्टेंट डिफ्लेक्शंस आप निकाल सकते हो।
ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे रिगार्डिंग दी एक्यूरेसी, बिकॉज आप ग्राफिकल तरीके से यूज कर रहे हो तो आप एक स्केल का यूज करोगे, तो स्केल की जो है स्केलिंग और ओरिएंटेशन जो पेपर पे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकती हैं, बट थ्योरेटिकली इट इज वेरी साउंड मेथड. These disadvantages are easily overcome by algebraic procedures that corresponds to graphical one. The computations involved in the solution by analytic geometry of Willett-Mohr diagram are quite simple and are highly repetitive in nature, thus making the method well suited to the electronic computer. तो एक और important बात पता चली आपको कि ये जो methods हैं, they are very amenable, means very friendly for computer programming. ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि कई सारे अगर मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स या वर्चुअल वर्क मेथड या विलिट-मोहर डायग्राम में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जिससे आप डिफ्लेक्शंस निकाल सकते हो ट्रस में, तो यू शुड गो फॉर विलिट-मोहर डायग्राम which gives a graphical solution to calculate all the resultant deflection at all the joints in a single solution, and this method is applicable for traces only. ठीक है, अब ट्रेसेस में क्यों? बिकॉज ट्रेसेस में हमारी सिर्फ और सिर्फ वी आर कंसिडरिंग ओनली एक्सियल फोर्सेस विच आर फोर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू फोर्स वेक्टर्स. ठीक है, बाकी सभी स्ट्रक्चर्स में आपकी बेंडिंग भी हो रही है, शेयरिंग भी हो रही है, दीज ऑन अकाउंट ऑफ दीज हमारे डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं स्ट्रक्चर में विच आर नॉट टेकन केयर इन दी विलिट-मोहर डायग्राम, इसलिए हम इसको और किसी में यूज नहीं कर पाते हैं. दीज आर सम लिमिटेशंस. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फोर्सेस हमारी इक्विलिब्रियम में है व्हेन थ्री फोर्सेस. अब यहां पर नहीं दिया है कि हमारी ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी हो सकता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी हो सकता है. तो हमारा अगर एक फोर्स पॉलीगन है, थ्री फोर्सेस हैं 1 2 3 और ये क्लोज हो रही, इट मींस कि फोर्स ट्राइंगल हमारा क्लोज हो रहा है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस आर कॉन्करेंट, तो उस केस में भी हमारा स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम हो सकता है. तो यहां पर दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे कि ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस भी क्लोज होना चाहिए. ठीक है, थ्री मींस यहां पे जो फोर्स पॉलीगन है वो क्लोज होगा, एज वेल एज हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स होना चाहिए वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होना चाहिए. अगर हमारा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा तो हमें एक और कंडीशन चाहिए होगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दैट इज फनिकुलर पॉलीगन, जो कि ये इंश्योर करेगा, अगर ये क्लोज हो रहा होगा तो ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो रिजल्टेंट कपल है वो भी जीरो है. यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कोप्लानर सिस्टम, यानी जिन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारे एक प्लेन पर है, वो इक्विलिब्रियम में होगा जब हमारा टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज जीरो अबाउट 2 पॉइंट्स P and Q एंड द टोटल फोर्स परपेंडिकुलर टू PQ इज जीरो. ठीक है, तो ये हमारी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, दिस जस्ट एन एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिस हैज बीन रिटन एज एब्सर्ड काइंड ऑफ थिंग, ऑब्सोलेट है. ठीक है, आप इन तीनों कंडीशंस को अगर ड्रॉ करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा कोप्लानर सिस्टम इन तीनों कंडीशंस के लिए हमारी जो फोर्स सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन 5 न्यूटन 6 न्यूटन एक्ट इन ऑर्डर, मीन्स एक के बाद ये एक्ट कर रही हैं, और अलोंग द साइड्स, मीन्स अलोंग द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन. इसका मतलब ये है कि हमारा फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो हेक्सागन की साइड्स के अलोंग है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डायरेक्शन हमें पता चल गया फोर्सेस का. ठीक है, तो अगर हमारा ये हेक्सागन है, मैंने एक लिया हुआ है यहां पर, दिस इज द हेक्सागन, एंड इसमें जो फोर्सेस का डायरेक्शन है वो हमारा 1 न्यूटन, वो हमारा दिस इज द डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बता रहा है बिकॉज इसके अलोंग हमारा हम चल रहे हैं. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर रिजल्टेंट खींचा गया. ठीक है, तो अब आपको रिजल्टेंट निकालना है. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे,
यू हैव टू कंसीडर अ कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। यहां पे मैंने आर को रिजल्टेंट माना है जो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं एक स्केल मानते हुए, जो यहाँ पे के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख रहा है। दिस इज कि आप जब भी फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करोगे तो आप सम स्केल से ड्रॉ करोगे, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लिया के न्यूटन, तो हमारी 1 न्यूटन की फोर्स जो होगी वो के से रिप्रेजेंटेड है, 2 न्यूटन जो है वो 2k से रिप्रेजेंटेड है, 3 बिकॉज 3 न्यूटन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 3k सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस तरह ये रिप्रेजेंटेड है, और यहां पे सिंपल एक कंसेप्ट यूज किया गया है कि जो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो हमारी सिग्मा एफ एक्स जो होंगी वो आपको 0 रखना है, यानी जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारा टोटल फोर्स सिस्टम में जो समीशन ऑफ एफ एक्स होंगी उसके बराबर होंगी। तो यहां पर सिर्फ आर कॉस थीटा को लेकर सभी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया गया है। इसी तरह वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग रिवॉल्व किया गया है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 6k आ जा रहा है, ठीक है। तो k जो न्यूटन है, k न्यूटन ठीक है इज 1 सेंटीमीटर, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 6 न्यूटन। और एक यहां पे मैंने एक सिंपल प्रोसीजर भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे फोर्स पॉलीगन है बिकॉज हेक्सागन है, तो हमारे ये सारे एंगल जो है 60 डिग्री हो जाएंगे, और ये हमारी अलोंग द साइड्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने एक तरीके से आपने क्या किया, आपने यहां पर यू हैव क्रिएटेड द फोर्स डायग्राम, फोर्स वेक्टर डायग्राम, ठीक है। इसमें आपकी जो लेंथ है यहां पर, दिस इज इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और जो डायरेक्शन है वो हेक्सागन के अलोंग है ही है। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, यू हैव टू टेक कि नेट जो फोर्स आ रही है वो आपकी रिजॉल्व कर देनी है पूरे फोर्स सिस्टम में, दिस बिकॉज दिस इज अ कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो सिग्मा एफ एक्स आपने किया तो यू विल गेट -3 न्यूटन, सिग्मा एफ वाई किया तो साइन कंपोनेंट आ जाएगा सभी का, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं, इट मीन्स हमारी ये जो फोर्स है, दिस फोर्स सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये चीज तो क्लियर हो गई आपको कि ये फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम में देख सकते हो। अगर ये हमारा ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6 न्यूटन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। यहां पर एक लाइट फ्रेमवर्क दिया हुआ है। लाइट फ्रेमवर्क का मतलब यहां पे है कि हमारा वेट ऑफ मेंबर्स इज नेग्लिजिबल। तो आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको बहुत केयरफुली रीड आउट करना है, वेट ऑफ मेंबर्स हैज बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल फोर्सेस एट हुक्स पी एंड क्यू। पी और क्यू जो है ये हमारे हुक्स हैं, और लोड हमारा कुछ अरेंजमेंट डब्ल्यू बी ज्वाइंट पे लग रहा है एंड सी ज्वाइंट पे हमारा 2W लग रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है ए बी जो मेंबर है इसमें हमारी फोर्सेस क्या होंगी। तो वी विल गो फॉर मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। हम मेथड ऑफ ज्वाइंट्स का यूज करेंगे, जो कि ये कहता है कि किसी भी ज्वाइंट के इक्विलिब्रियम के लिए आपको 2 कंडीशंस इंश्योर करनी है, दैट इज समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एट दैट ज्वाइंट इज 0 एंड समीशन ऑफ वाई फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो 0। तो हमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो मान लेते हैं कि फोर्स इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। हम इनिशियली हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेंसाइल फोर्सेस हैं, और दिस इज एफ ए पी। यहां पर कुछ भी फोर्सेस एक्ट नहीं हो रही, तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ए बी प्लस 0, इधर कोई फोर्स नहीं, इक्वल टू 0। तो हमारा एफ ए बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा आता है एक फोर्स सिस्टम दिया है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फोर्स सी ए है वो कितना होगा। सबसे पहले तो ये आपको जो ए बी सी है, मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बोज नोटेशन का कंसेप्ट बताया था, जिसकी हेल्प से
हम एक स्पेस डायग्राम बनाते हैं, और ये जो सिस्टम आपको दिया है फोर्स सिस्टम, ये स्पेस डायग्राम के साथ दिया हुआ है। मींस इसमें एक स्पेस ए है, एक स्पेस बी है, एक स्पेस सी है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है यहां पर ये सी है, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। ठीक है, तो वी विल ड्रॉ दी स्पेस डायग्राम से आप क्या ड्रॉ करेंगे, विल ड्रॉ दी फोर्स डायग्राम। तो फोर्स डायग्राम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्केल ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टन ले लेते हैं। अब टू द स्केल एंड जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज है स्पेस डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स डायग्राम या वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ए बी जो फोर्स है वो 3 टन की है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वी विल ड्रॉ लाइक दिस, और डायरेक्शन हमारा ये है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर होगी। हम इसको स्केल अगर 3 सेंटीमीटर लिख दें। उसके बाद हमारा BC है, दिस इज A, दिस इज B। AB इज डिनोटिंग द फोर्स 3 टन। 4 टन गए तो इससे थोड़ा बड़ी लेंथ का रहेगा, पैरेलल टू दिस फोर्स। दिस AB is parallel to this 3 ton force, and this BC is parallel to 4 ton force, and this is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्स है इसका डायरेक्शन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी CA फोर्स कितनी होगी। तो हमारा फोर्स पॉलीगन में जब आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, तो यहाँ पे ये 2 फोर्सेस है, इसका रिजल्टेंट जब आपको निकालना है तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उस डायरेक्शन में ही आएंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट एक्ट करेगा, विच इज R। दिस इज रिजल्टेंट R, जो कि यहां से CA से, तो आप अगर ये बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, तो आप जो हाइपोटेन्यूज जो होगा दैट विल बी गिवन बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस स्केल से आ जाएगा कि हमारा जो AC फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 टन, एंड दिस इज गिवन बाय द रिजल्टेंट। एंड इसका जो डायरेक्शन है, बिकॉज हमारे क्लोजिंग डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज टेकन एज माइनस। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फोर्स डायग्राम बनाते हो तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स सिस्टम में चलना है आपको। आप ऐसे लेकर आए तो सेम उस कन्वेंशन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपने चले। अब आपके जो डायरेक्शन इनिशियल स्टार्ट था, यहां से आपने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट ये फोर्स सिस्टम जा रहा है, यहां से आए तो ये हमारा निगेटिव लिया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर 2 कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। कोप्लैनर यानी एक सेम प्लेन पर एक्ट कर रही है, कॉन्करेंट यानी दोनों के लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विच इज O। और P1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टन है, और जो P2 फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 2 टन है, और P1 का भी 2 टन है, और वो A पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं जो कि लैमिनार प्लेन पर है, और उनके बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री पर है। और हमसे बोला जा रहा है कि फ्रॉम द डायग्राम द फोर्स R इज द रिजल्टेंट, वो किस तरह हम अप्लाई करें इस फोर्स सिस्टम में कि हमारी जो बॉडी हो वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्पेस डायग्राम। सबसे पहले आपने क्या किया, यू हैव टू मेक अ स्पेस डायग्राम। तो यहां पर एक लाइन ऑफ एक्शन हमारे ये है, एक ये है, तो इसके बीच में हमारे पास 3 स्पेसेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारा जो AB है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ 2 टन विच इज P2, एंड BC विल रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 2T। तो वी विल ड्रॉ द फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम या वेक्टर डायग्राम आप कह सकते हो, बिकॉज उसी से हमारा निकल कर आएगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू दिस लाइन ऑफ एक्शन। विल ड्रॉ इट पैरेलल, और हम स्केल एज्यूम कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टन है। तो हमारा यहाँ पे दिस विल बी, अगर देखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर, और ये फोर्स हमारी 2 टन होगी।
उसके बाद हमारा ये हो जाएगा ए बी। अब बी सी ड्रॉ करना है आपको, तो बी सी जो होगा वो इस फोर्स सिस्टम के पैरेलल होगा। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, दैट इज पैरेलल टू दिस वन। सेम लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, बिकॉज ये भी 210 की फोर्स है। ठीक है, तो आपने पैरेलल ड्रॉ किया बी सी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मैंने बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो यू हैव टू गो इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो ये फोर्स पॉलीगन आपका बनेगा, बिकॉज ये दोनों ये क्लोज हुए नहीं हमारे, तो इट मीन्स कि यहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। रिजल्टेंट जो फोर्स पॉलीगन मेथड है, जो लॉ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप क्लोजिंग डायरेक्शन देखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आएगी, तो आपको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसके अपोजिट में डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, विच इज आर। ठीक है, ए बी सी एंड दिस इज आर, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एंगल देख लेते हैं कि ये एंगल जो होगा, अगर यहाँ पे हम ए को ओरिजिन मान लें तो दिस वाज 45 डिग्री, तो ज्योमेट्री से हमारा ये भी 45 डिग्री होगा। नहीं, ये 45, ये टोटल 45 होगा, बिकॉज ये हमारी लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये 45 और ये 45 होगा टोटल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें फिगर कौन सा मैच करेगा। अगर आप इस फिगर को उल्टा कर दें, रोटेट कर दें, तो आपको एग्जैक्टली यही फिगर मिल जाएगा जो मैंने यहां पर इसमें बना हुआ है। दिस वन, ऑप्शन बी में जो फिगर बना हुआ है आपको यही मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली डायरेक्शंस भी दिखाने चाहिए थे इनको, तो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो विल गेट लाइक दिस। दिस इज विल बी ए बी, या आप रोटेट करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो में फर्दर बनाता रहूंगा।